Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molet classes. Today I will discuss about CBSE board exam paper solution of 2015 and this is class 12. Okay? So आप सब लोग को बहुत पहले से ही पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है ना, दो सेक्शन की मैंने आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ था। आज मैं सेक्शन सी से डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आप लोग खूब प्रिपेयर है ना, काफ़ी अच्छे से, कि मतलब हमने सेक्शन ए को देख लिया, हम सेक्शन बी को भी देख लिया, हम सेक्शन सी को देखने जा रहे हैं। राइट, तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था, क्या बोला था कि आपके बायोलॉजी का जो पेपर आता है, बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, उसमें सेक्शन कितने होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। ऑलराइट, उसमें सेक्शन ए होता है, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं 5 और ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 1 मार्क का। ऐसे ही आपका सेक्शन बी, जब सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं 5 और ईच क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क का। तो हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया था गाइस। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 11 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस, ठीक है ना। अप्रोक्स आपके 10 या 11 क्वेश्चंस हैं ये, और ईच क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। और सेक्शन डी, जो आपका सेक्शन डी है, उसमें आपको 23 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 23 क्वेश्चन है, वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है वो। और सेक्शन ई है, उसमें आपको 24 to 26 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स का, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने सेक्शन सी पर चले। राइट, बट उससे पहले कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम जो क्वेश्चन पेपर होता है एंड जब हम उसे अपनी आंसर बुकलेट में लिखते हैं तो कैसे लिखें उसे, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया है, बट आप लोग इस लेक्चर में भी आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए वेट, चलिए सपोज दैट आपके पास ये है आपकी नोटबुक, ठीक है, और आपको यहाँ से क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आप पहले क्या डालेंगे कि ये है हमारा सेक्शन ए। ऑलराइट, ऊपर डबल अंडरलाइन करोगे, सेक्शन ए है। सेक्शन ए का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर 1, ठीक है। और उसका जो कोई भी आंसर है, सपोज दैट अगर आपका एमसीक्यूज है तो उसका आंसर कौन सा, ठीक है, ए, ठीक है। तो आप ए डाल के जो कुछ भी है, ABCD EFG जो कुछ भी है वो आप यहाँ जो कोई भी कंटेंट है वो आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही फिर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट, और उसका फिर से आप यहाँ लिखेंगे आंसर 2, ठीक है ना। अब आपकी जो कोई भी लैंग्वेज दे रखी है आप लैंग्वेज लिखो, नहीं तो अगर ABCD में सपोज आपका C है तो आप C लिखिए और आंसर यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही आपको लिखना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। 3 आंसर आपको यहाँ पे अपना मटेरियल लिखना है, ठीक है, जो कोई भी आपका आंसर है वो। ऑलराइट, ऐसे ही आपको फिर से अपना, अब सपोज अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है तो आप ऊपर लिखेंगे सेक्शन बी, ठीक है, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आंसर नंबर भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। आप इस आंसर को, वेट, थोड़ा पेन डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, मैं थोड़ा पेन को ले लूँ। ओके गाइस, चलिए, तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स लिखेंगे, जो कोई भी आपका आंसर होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर नंबर 2 और उसका भी आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड उसका आंसर नंबर 3 और आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अब सपोज दैट आपको यहाँ पे दूसरा पेज है ये, तो आपका सेक्शन सी है, तो आप यहाँ क्या डालेंगे? सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे आंसर नंबर 1। तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, आपको आंसर्स लिखने हैं।
ऑलराइट, तो गाइज आप लोग समझ चुके हैं? यस, आई होप आप समझ गए हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचे। ओके गाइज, दिस इज अ सेक्शन सी। ये आपका कौन सेक्शन है? सी है, ठीक है ना। और ईच क्वेश्चन आप कितने मार्क का होगा? 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, मेंशन द कॉज ऑफ एडीए डिफिशियंसी इन ह्यूमन। एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डी एमाइनेज, इसकी डिफिशियंसी से ह्यूमन में कौन सा कॉज होता है, क्या होता है, ठीक है ना। एंड हाउ हैज जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्ड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट। और अगर हम इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग पेशेंट में को हेल्प करती है। उसको जो एडीए डिफिशियंसी से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे क्यूर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हेल्प करती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीए। एडीए एक्चुअली है क्या? तो एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज इज एन एंजाइम। ये क्या है? आपका एक एंजाइम है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो एडीए क्या है? एडीए एक एंजाइम है जो सेल डिवीजन करवाता है, जिसके बाद सेल डिवीजन होता है, ऑलराइट। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? तो एडीए डिफिशियंसी इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन एडीए जीन। तो जो एडीए जीन है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है ना। दैट कोड ऑफ एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम इंक्लूडिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इट इन्फ्लुएंस इम्यून रेस्पॉन्स। तो जब एडीए डिफिशियंसी हो जाता है, आपकी बॉडी में एडेनोसिन डीएमाइनेज नहीं होगा, तो जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। जो ह्यूमन बीइंग है वो जल्दी से इम्यून रेस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, वो इम्यून रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अभी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ का रेस्पॉन्स करना, ठीक है ना। आपको किसी ने पिंच चुभाई, आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको किसी ने काट लिया, आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आपका हो गया रेस्पॉन्स। लेकिन जो इम्यूनिटी है आपकी, ठीक है ना, इम्यूनिटी मतलब किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने की इम्यूनिटी, किसी वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी, तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो रेस्पॉन्स नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जो एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम है, इसकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है ना। एंड रिजल्ट इन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी कॉज, क्या कॉज होता है इससे? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, SCID। इसे हम क्या बोलते हैं? SCID बोलते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। देखिए क्या लिखा है, एडीए एडेनोसिन डीएमाइनेज इज एन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। इसकी कमी से एडीए जीन में म्यूटेशन आता है, तो वो एंजाइम मतलब जो डीएमाइनेज एंजाइम वो नहीं बनता, तो इससे इम्यून रेस्पॉन्स इन्फ्लुएंस करता है, इम्यून रेस्पॉन्स अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इससे क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं SCID, ठीक है ना, SCID होता है। अब क्या होता है कि इस इम्यूनोडिफिशियंसी जो आपका कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी है, हम क्या करते हैं, इसके एंजाइम को, जो हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है ना, तो लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, उसके ब्लड से हम लिम्फोसाइट को लेते हैं और कल्चर में, मतलब बाहर साइड कल्चर में उसको ग्रो कराते हैं, बॉडी से आउटसाइड को ग्रो कराते हैं और उसमें एडीए जीन को डालते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने उसकी बॉडी से क्या लिया? ब्लड से हमने क्या? लिम्फोसाइट लिया, ठीक है ना। लिम्फोसाइट है, पता है ना, लिम्फोसाइट हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट लिया, तो हमने लिम्फोसाइट में क्या डाला? एडीए जीन को डाला, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से? रेट्रोवायरल वेक्टर की वजह से। रेट्रोवायरल वेक्टर की वजह से हमने उसमें एडीए जीन को इंसर्ट कर दिया और फिर से हमने उस एडीए जीन को, जो हमने उससे सेल ली थी, जो हमने लिम्फोसाइट लिया था, हमने उसको पुनः उस पेशेंट में लगा दिया, ठीक है ना। और फिर वो एडीए जीन मतलब एडीए जो आपका एंजाइम है वो फिर से रेस्पॉन्स करने लगेगा, ठीक है। तो वही लिखा है, डिलीशन म्यूटेशन ऑफ द जीन विच फॉर्म द एंजाइम एडिड डीएमाइनेज लिम्फोसाइट फ्रॉम द बॉडी ब्लड ऑफ द पेशेंट, उसकी पेशेंट से लेते हैं। कैन बी ग्रो इन कल्चर, कल्चर में उसको ग्रो कराते हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। एडीए सीडीएनए जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू द लिम्फोसाइट यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, और रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके उसमें एडीए जीन डालते हैं। देन लिम्फोसाइट कैन बी रिटर्न टू द पेशेंट, और लिम्फोसाइट को फिर से रिटर्न करते हैं पेशेंट में। दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एडीए, और वो एडीए को प्रोड्यूस करने लगता है।
ये सब किसकी हेल्प से होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से होता है। तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसमें ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम इन आवर अर्बन एरियाज इज कॉज्ड मेनली बिकॉज वी फेल टू प्रोटेक्ट अवर वाटर बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन चॉक अवर वाटर बॉडीज टू डेथ। ठीक है ना, जो यूट्रोफिकेशन होता है, जो हमने देखी है कि हमारी वाटर प्रॉब्लम कितनी होती है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम होती है अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन आता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स आता है, ठीक है ना, वहाँ से जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये जो केमिकल्स है, वो सब आता है, और वो सब मतलब एक लेक है वहाँ पे, तो लेक में सारा मटेरियल जाता रहता है, तो वहाँ पे क्या होती है? एल्गी ग्रो करने लगती है। जब एल्गी ग्रो करेंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्गी के ग्रो करने से वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, मतलब एल्गी वहाँ पे बहुत सारा जितना न्यूट्रिएंट्स आ रहा है उसको लेने लगेंगी, और जो वाटर में ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को भी वही एल्गी लेने लगेंगी। जब वो एल्गी वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊँ कि एल्गी कैसे ग्रो होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कई सारे एल्गी ग्रो हो जाएगी, तो अब जो वाटर में ऑक्सीजन थी, किसी लेक में जो ऑक्सीजन था, वो सारी ऑक्सीजन कौन ले रहा है? एल्गी ले रही है। ठीक है, वो एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है ना, अब जो उस पानी के अंदर, उस किसी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो फिशेस हैं, छोटी फिश, बड़ी फिश, जो सारी फिश है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से मतलब डिमांड कम हो रही है वहाँ पे, तो उससे क्या होगा? फिश वगैरह की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही हम बोलते हैं लेक एजिंग बोलते हैं और यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिए ये वो सब हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, फर्टिलाइजर रन ऑफ हो रहे हैं, लीचिंग हो रही है। ठीक है ना, इससे एल्गी, देखिए एल्गी ग्रो हो रही है। ठीक है, सनलाइट भी नहीं है मिल पा रही है फिशेस को, और फिश क्या हो रही है? सफोकेट हो रही है, और वो उनकी डेथ होती है। ठीक है ना, डेथ हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका पहले आपकी ऐसी है, ठीक है ना, फिर वहाँ पे एल्गी ग्रो करने लगी। ठीक है, सेडिमेंट, जो सेडिमेंट आ रहा है, ठीक, जितना कचरा आ रहा है आपका, जितना भी आपका फर्टिलाइजर आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे ग्रो होते जा रहे हैं। तो देखिए किसी भी लेक में कहीं भी जगह नहीं बची जहाँ पे फिश आपकी ग्रो कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब क्या हो? ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई, सन ब्लॉकिंग भी होगी, सन अंदर इनसाइड नहीं जा पा रही है, तो क्या होगा? इससे जो फिश वगैरह है अंदर, जितनी भी वाटर बॉडी, जितनी भी फिश वगैरह रहती है, फिश है यहाँ पे, तो आपको फिश नहीं बच रही है यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए आप इको डायग्राम देखिए, एल्गल ब्लूम हो गया। एल्गल ब्लूम मतलब एल्गी वहाँ पे बहुत सारी आ गई है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, मतलब फर्टिलाइज वगैरह, केमिकल्स वगैरह, देखिए ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कितना सारा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन वगैरह ये सब मिल जाएगी आपको। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो फिश है उनकी मॉर्टेलिटी रेट होगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको फिश की डेथ देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए, यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ठीक है ना, लेक की नेचुरल एजिंग है, मतलब लेक बूढ़ी पड़ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, बाय न्यूट्रिएंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ रहा है, फर्टिलाइजर सारे केमिकल्स आ रहे हैं, ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, उसकी वाटर में। इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड, जब यंग लेक होती है, मतलब अच्छी लेक होती है, उसमें वाटर बहुत कोल्ड होता है, एंड क्लीन होता है, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, और वहाँ पे कुछ लाइफ वहाँ सपोर्ट करती है, वहाँ रहती हैं। ठीक है, लाइक फिश हो गई आपकी, वहाँ पे रहती है, छोटी छोटी फिश है। द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वहाँ बहुत से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आने लगता है। व्हेन द लेक फर्टिलिटी इंक्रीज प्लांट, ठीक है ना, वहाँ पे फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज आती है, मतलब वहाँ पे एल्गी वगैरह ग्रो करने लगती हैं, एंड एनिमल लाइफ वर्क्यून्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन बिगिन टू डिपोजिट लेक बॉटम। ठीक है ना, और एनिमल्स की जो वहाँ पे फिश वगैरह हैं उनकी लाइफ बहुत डेंजरस हो जाती है, और वहाँ पे डिपोजिट हो जाता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। द लेक गिव वे टू लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग प्लांट फाइनली कन्वर्ट इनटू लैंड। ठीक है ना, वहाँ फ्लोटिंग प्लांट आ जाते हैं, वहाँ पे एल्गी जमा होगी। ठीक है ना, वहाँ पे और भी प्लांट्स आएंगे, तो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लैंड में। इट गेट एसिलेटेड बाय वेट, हाँ, एसिलेटेड बाय किसके साथ? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, फ्रॉम मैन एक्टिविटी के द्वारा पॉल्यूटेंट्स आ रहा है, लाइक इन्फ्लुएंस। ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज से आ रहा है, होम से आ रहा है, कैन रेडिकली एसिलेटेड द अगेन प्रोसेस। ठीक है ना, वो सब कुछ कहाँ जाके मिल रहा है? लेक में जाके मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट अवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है ना, ये अपने आप एल्गी को ग्रोथ करवाते हैं, एल्गल ब्लूम करवाते हैं, क्योरिंग स्कम एंड अ प्लीजेंट ओडर, और वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है, एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। ठीक है, वहाँ पर वाटर क्वालिटी कम हो जाती है, अच्छी नहीं रहती, और फिश मर जाती है, डेथ हो जाती है उनकी।
एल्गल ब्लूम आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है टू ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स के लिए, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड रीजन ऑफ डेथ, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम हो जाती है, ठीक है, इससे प्लांट जो वहाँ एनिमल्स है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। अ लेक कैन लिटरली चोक ऑफ डेथ, ठीक है ना, और लेक लिटरली चोक हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी पूरी, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। ऑलराइट, ये भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना, आपका ए पार्ट है इसका, ठीक है ना, ये ए पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सॉरी यहाँ पे ए पार्ट लिख गया है, ये आपका ए पार्ट है, जस्ट वेट मैं पेन ले लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, तो ये आपका क्या है, ए पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला आपका ए पार्ट है, ठीक है ना, और ये आपका बी पार्ट है। ओके, तो ए पार्ट क्या डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, आपको दोनों ट्यूमर के बीच में डिफरेंट बताना है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। एंड व्हाई इज कोलेस्ट्रॉम अ बोन टू द न्यूबॉर्न बेबी, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो बेबी को जन्म देती है तो उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है ना, वो कोलेस्ट्रॉम है, तो वो एक बेबी के लिए बोन क्यों है, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ट्यूमर क्या है। ट्यूमर कैन बी बेनिग्न, नॉन कैंसीरियस और मैलिग्नेंट कैंसीरियस, ठीक है ना, ट्यूमर क्या होता है, नॉन कैंसीरियस होता है बेनिग्न वाला, एंड मैलिग्नेंट क्या है, कैंसीरियस है। बेनिग्न ट्यूमर टेंड टू ग्रो स्लोली एंड नॉट स्प्रेड, ठीक है ना, बेनिग्न ट्यूमर है वो ग्रो नहीं करता, ठीक है, स्लोली ग्रो करता है एंड स्प्रेड नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन ग्रो रैपिडली ग्रो करता है एंड ये फैलता है एंड डिस्ट्रॉय नियर बाई नॉर्मल टिश्यू, और जो उसके पास नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है ना। आपका एक ये भी इसी का एक डिफरेंस है, आप इसको भी देख लेना, मैंने 2 डेफिनेशन इसमें डाली है तो दोनों डिफरेंस आप देख लेना। ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल लंप ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है ना, आप दोनों में से कोई भी आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए ये आपका बेनिग्न ट्यूमर है, ठीक है ना, ये ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है ना, वहीं का वहीं है, और ये पूरी जो नॉर्मल सेल है उनको भी कैंसर सेल में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब बी वाला पार्ट था उसका देखिए। मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट और बोन फॉर अ न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न इन्फेंट के लिए एक बोन है, क्योंकि एज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन द इनिशियल पीरियड में, बेबी के इनिशियल पीरियड में जब बेबी का जन्म होता है तभी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मिल्क का, मदर का मिल्क बेबी को। द येलोइश फ्लूइड, और कैसा होता है, येलो कलर का होता है, तो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, ठीक है ना, जब लैक्टेशन मतलब जब मदर की डिलीवरी तो वो जब मिल्क आता है उसकी बॉडी से, तो वहाँ से जो लैक्टेशन होता है तो वो फर्स्ट जो लैक्टेशन होता है, स्टार्टिंग का इनिशियल लैक्टेशन होता है, वो कोलेस्ट्रॉम होता है, हैज़ अबेंडेंट एंटीबॉडीज, उसमें काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, जो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके गाइस, चलिए अब आपका 14th क्वेश्चन है, बोल रहा है द डायग्राम एबव शोज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम दे रखा है और आपको यहाँ XYZ 3 लेटर दे रखे हैं, कैपिटल लेटर है आपके, उनको पहचानना है कि ये है क्या। तो नेम द गैमेट सेल दैट वुड बी प्रेजेंट इन एक्स में कौन सा गैमेट सेल्स होती हैं, टेकन फ्रॉम अ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी को बनाती है, तो कौन होती हैं, उस साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, उस साइड्स होती हैं, ठीक है ना। एक्स क्या है, ये आपका डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है आपका ओवरी, और यहाँ से कौन सी सेल्स निकलती हैं, कौन सी गैमेट सेल्स निकलती हैं, उस साइड्स निकलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम ओवम बोलते हैं, तो ओवम, ठीक है ना, उस साइड, पहले तो उस साइड बोलेंगे उसके बाद ये ओवम होगा, ठीक है ना। तो एक्स क्या आपका ये ओवरी है और इससे क्या निकलता है आपका उस साइड्स, ठीक है ना, गैमेट सेल्स होती हैं, ठीक है। बाई, नेम द बाई एंड राइट इट्स फंक्शन, बाई क्या है और उसका फंक्शन बताना है। तो बाई देखिए ये फिम्बरी है आपकी, ठीक है, फिम्बरी है, ये पूरी आपकी फैलोपियन ट्यूब है, तो ये फिम्बरी है, एंड फंक्शन क्या है, कलेक्ट द ओवा, यहाँ से जब ओवम निकलेगा, ओवम रिलीज होगा तो ओवा को कलेक्ट करती है, फिर फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है, फिर यहाँ से आपका स्पर्म आता है, फिर स्पर्म फर्टिलाइज करता है। अब आपको जेड बताना है, नेम द जेड एंड राइट द इवेंट टेक प्लेस हियर, ठीक है ना, आपको जेड बताना है, जेड क्या है और यहाँ क्या होता है। तो जेड क्या है, स्टिमस है, ये जेड क्या है आपका, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिमस है, और यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है। तो आप एक बार डायग्राम देख लीजिए इसका, ठीक है ना, मैंने एक आपको अलग से डायग्राम लिया है, ठीक है, तो आप इसको देखिए,
देखिए ये ओवरी है, ठीक है। फर्स्ट गैमेट सेल यहाँ से क्या निकलती है, oocytes, तो आपका एक्स वाला आंसर हो गया, ठीक है। क्या आपकी फिम्बरी है, तो ये वाई वाला आंसर क्या करती है, कलेक्ट द ओवम, ठीक है, ओवम कलेक्ट करती है। एंड आपको ये क्या इस्थमस वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, फर्टिलाइजेशन होता है, पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ओके गाइस, ओके ऑलराइट। 15 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, हाउ डज द स्टडी ऑफ फॉसिल सपोर्ट इवोल्यूशन, ठीक है ना। फॉसिल की जो स्टडी करते हैं वो इवोल्यूशन को क्यों सपोर्ट करती है, एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ये हैं आपके फॉसिल्स, क्या है आपके फॉसिल्स हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बोला था स्टडी ऑफ एशियंट लाइफ यूजिंग फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। जब हम एशियंट लाइफ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड बोलते हैं। तो पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो फॉसिल की स्टडी करते हैं। तो अ साइंटिस्ट हु स्टडी फॉसिल्स टू इन्फर व्हाट पास्ट लाइफ एंड लाइफ फॉर्म वर लिंक, ठीक है ना। मतलब पास्ट की लाइफ क्या थी उसकी स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजी ऐसी साइंस जहाँ हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स यूज्ड और इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट लाइफ, ठीक है ना। मतलब हम कलेक्शन करते हैं फॉसिल्स की और उसकी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वहाँ देखते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना। ये एविडेंस को बताता है कि हिस्ट्री पे क्या लाइफ प्रेजेंट थी, ये सारे आपको फॉसिल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। शो हाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे और वो टाइम के चलते चलते कैसे चेंज हो गए। 99% ऑफ ऑल स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। मतलब 99% ऑफ स्पीसीज अर्थ पर रहती थी और वो एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो गई है। तो मैं इन सब के बारे में भी फॉसिल्स बताता है, ठीक है ना। द फॉसिल्स रिकॉर्ड प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पे जो हिस्ट्री थी उसको बताता है फॉसिल्स। इट ऑल्सो मतलब जीवाश्म, ठीक है, शो हाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पीसीज हैव चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म थे और वो टाइम के चलते कैसे चेंज हो गए, ठीक है ना। वो स्टडी फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी, ठीक है, स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी एक साइंस है, स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। एंड साइंटिस्ट हु स्टडी फॉसिल्स आर कॉल्ड पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ऑलराइट। चलिए तो अब हम अपने आंसर की ओर जाते हैं। तो हमारा आंसर बोल रहा है फॉसिल्स आर इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बिकॉज दे शो दैट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट थी वॉज वंस डिफरेंट फ्रॉम दैट लाइफ फाउंड ऑन अर्थ टूडे, ठीक है ना। और आज की जो लाइफ प्रेजेंट है उससे डिफरेंट कैसे, इन सब के बारे में बताते हैं। इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। पैलेंटोलॉजिस्ट कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, उनकी फॉसिल्स की एज बताते हैं किस मेथड, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, कार्बन डेटिंग का यूज़ करके। एंड कैटेगराइज दैम टू डिटरमाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उनकी जो ऑर्गेनिज्म उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसमें और करके दे रखा है, आप या तो आपको फॉसिल्स वाला क्वेश्चन करना है या आपको हार्डी वीनबर्ग वाला क्वेश्चन करना है। तो व्हाट डज हार्डी वीनबर्ग, हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था, उनके इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या था। अ लिस्ट एनी टू फैक्टर दैट कुड एलिवेट द इक्विलिब्रियम, और दो किसी फैक्टर को बताने हैं जो इक्विलिब्रियम को अलर्ट करते हैं। एंड व्हाट वुड सच एन अल्टरनेशन लीड टू, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या है, उन्होंने एलील को बताया, एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील्स होती हैं, ठीक है ना। तो एलील्स होती हैं तो एलील फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में, वो स्टेबल होती है एंड कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। या हम बोले जीन पूल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब जीन पूल क्या होता है, जीन पूल एक कलेक्शन है डिफरेंट जीन का, ठीक है, विद एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में होता है। अब फैक्टर्स क्या है, क्या क्या फैक्टर हैं, तो जीन माइग्रेट और जीन फ्लो, ठीक है ना। जीन माइग्रेशन होते हैं और जीन फ्लो होते हैं। जीन ड्रिफ्ट एंड जीन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये इनके फैक्टर हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी आंसर चूज कर लेना है, दोनों में से कोई भी एक कर लेना है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन बोल रहा है आपको मेंशन एनी टू ह्यूमन डिजीज, किसी दो ह्यूमन डिजीज के नेम बताइए जो राउंड वर्म के द्वारा होती है। जो राउंड वर्म होते हैं ना, ठीक है ना, एस के हेलमंथी में पढ़े हमने, तो जो राउंड वर्म होते हैं उनके द्वारा होने वाली दो डिजीज के नेम बताने हैं आपको। एंड नेम देयर कॉजेटिव एजेंट, और उनका फैलने का क्या कारण है। एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन को बताना है इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे पास दो डिजीज हैं, एक एस्केरियासिस और एक फाइलेरियासिस, ठीक है ना।
तो हम लोग पहले एस्केरियासिस को बोलते हैं। तो एस्केरिस इज कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासिटिक राउंडवॉर्म, ठीक है ना। जो एस्केरिस है, एस्केरिस के द्वारा एस्केरियासिस होता है। तो ये कॉमन हमारी इंटेस्टाइन में मिलने वाला एक राउंडवॉर्म है विच कॉज एस्केरिस डिजीज, जो एस्केरियासिस डिजीज करता है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से होता है? एस्केरिस की वजह से होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है ना। कॉजेटिव एजेंट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीकस, ये ह्यूमन फीकस से पाया जाता है। फाउंड इन अनकंटामिनेटेड सॉइल, और कंटामिनेटेड सॉइल है उसमें पाया जाएगा। कॉज बाई इंजेस्टिंग द एग ऑफ राउंडवॉर्म एस्केरिस, मतलब ह्यूमन बीइंग है वो कहीं फीकस मतलब कहीं भी उसने फीकस छोड़ा अपना, या हमारे सीवेज के थ्रू वो फीकस बाहर निकल गया, अब वहीं वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं, वहीं पे आपकी फसल लग रही है, तो उस फसल के थ्रू उसके एग हैं, ठीक है ना, वो ह्यूमन बॉडी में है, मतलब हमने उस फसल को खाया, उसको बिना धोए हमने खा लिया, तो हमारे अंदर उसके एग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब एग क्या करेंगे? ग्रो होंगे, तो हमारे अंदर फिर एस्केरिस ग्रो करने लगता है, ठीक है। ऐसे हमारे इंटेस्टाइन है पैरासिटिक के रूप में रहता है ये। ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई अनकुक्ड फूड, ठीक है ना। कैसे फैलता है? अनकुक्ड फूड हम खाते हैं, कंटामिनेटेड बाई सॉइल दैट कंटेन राउंडवॉर्म एग, ठीक है ना। हमने कुछ ऐसे हम सॉइल के कॉन्टेक्ट में रहे जहाँ पर कंटामिनेटेड एग है, या अनकुक्ड फूड खाया, मैंने आपको कहा ना वेजिटेबल्स हमने ऐसे बिना तो भी खा ली, तो उसमें कुछ एग्स हुए तो हमारे अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें एस्केरियासिस हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है ना। हैंड हमने मतलब कोई भी एग, सपोज हमारे हैंड के कांटेक्ट में एग आया, देन हमने उसको माउथ पर रख लिया, माउथ से हमारे ओरल कैविटी के थ्रू पूरा हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है ना। इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना, और एक पर्सन दूसरे पर्सन फैल जाता है। इसका जो दूसरा है आपका वेट, तो आपको ये देखिए, इंजेस्टेड ऑफ एस्केरी एग फ्रॉम फीकस, फीकस से हमने हमारे मुंह में चले गए, मुंह से देखिए हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन लिवर से, और फिर लिवर से आपके लार्वा यहाँ पे ग्रो किए, ठीक है ना। आपको देखिए ये है एस्केरी, देखिए हमारी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन कितनी सारी एस्केरिस, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, पैंक्रियाटिस हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे, बहुत पेन होता है अगर एस्केरिस से आपके इंटेस्टाइन में पहुँच गया, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ये, ठीक है ना। एंड द डिजीज है आपकी कोज्ड बाई राउंडवॉर्म एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से होती है? बाउचेरिया, ठीक है ना, बाउचेरिया मलाई या बाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, ठीक है ना। तो बाउचेरिया मलाई या बाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई की वजह से आपको फाइलेरियासिस होता है, एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है ना। कॉज बाई पैरासिटिक बॉम्ब, ठीक है ना, पैरासिटिक बॉम्ब है ये आपका। एंड ट्रांसमिटेड बाई द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो को आप मतलब उसने आपको काट लिया, तो उसके अंदर बाउचेरिया मलाई या बाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई होता है, तो उससे आपको एलिफेंटियासिस हो सकता है, ठीक है ना। बहुत डेंजरस है ये। एंड ट्रांसमिटेड इफ हैविंग अ हाई एक्सपोजर ऑफ मॉस्किटो, अगर आप ज़्यादा मॉस्किटो के एक्सपोजर में रहते हैं तो आपको फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस हो सकता है थ्रू पुअर हाइजीन। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मॉस्किटो ने काटा, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कैसे आपके पैर जाते हैं, ये जो आपके नोड्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें आपके बहुत ज़्यादा जो लिम्फॉइड ग्लैंड है उनमें बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, लिम्फॉइड ग्रोथ साइडें पड़ने लगती हैं, तो आपको ये फाइलेरियासिस हो जाता है, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्टी होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंट बिटवीन एक्सोन एंड इंट्रोन, ठीक है ना। आपको एक्सोन एंड इंट्रोन बताना है। एंड व्हाट इज प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड बताना है। एंड व्हाट इज व्हाई इज इट सिलेक्टेड एज अ वेक्टर, और इसको हम एक वेक्टर के रूप में क्यों सिलेक्ट करते हैं। तो एक्सोन इंट्रोन देखते हैं। देखिए एक्सोन इंट्रोन क्या होता है कि आपने डीएनए देखा होगा, ठीक है ना। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, आप लोग को मैं दिखा दूँ कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो वहाँ पे डीएनए में एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं, कि एक्सोन है इंट्रोन है, एक्सोन है इंट्रोन है। तो एक्सोन में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बट इंट्रोन हमारे कोई काम का नहीं होता। फिर डीएनए से क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका आया। फिर एमआरएनए में क्या होता है? स्प्लाइशिंग होती है, मतलब जो हमारे काम का है वो रहेगा, नहीं होगा उनको हम हटा देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने उसको अलग किया, फिर ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन बनी। तो जब प्रोटीन बनती है एमआरएनए से, जब प्रोटीन बनती है, अमीनो एसिड चेन बनती है, प्रोटीन बनती है, तो वहाँ पे ओनली एक्सोन रहता है, इंट्रोन को हम अलग कर दें, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वही लिखा है आपका, एक्सोन आर टर्म्ड एज न्यूक्लिक एसिड कोडिंग सीक्वेंस विच आर प्रेजेंट इन एमआरएनए, जो एमआरएनए प्रेजेंट होती है। स्प्लाइसिंग बिफोर ट्रांसलेशन, ठीक है। द इंट्रोन सीक्वेंस चेंज फ्रिक्वेंटली विद टाइम, वेयर इज द एक्सोन सीक्वेंस आर हाईली कंजर्व, ठीक है ना, हाईली कंजर्व रहती है, बट आपका इंट्रोन नहीं रहता है। आप और भी देख लीजिए अच्छे से, देखिए यहाँ भी हमने किया, ठीक है ना, एक्सोन है इंट्रोन है, तो हमने एक्सोन को रखा, इंट्रोन को हमने हटा दिया,
ठीक है ना, और फिर आपकी प्रोटीन चेन बन गई पूरी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी अमीनो एसिड बने, प्रोटीन बनी। देखिए यहाँ पे एक्सोन क्या है, फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली नॉन कोडिंग एरियाज ऑफ द डीएनए, ये नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं डीएनए के, और ये फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है ना, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, जो इंट्रोन है वो ओनली आपके किस में पाया जाएगा, ओनली आपके यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, और आपका ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये नॉन कोडिंग होते हैं, ये कोडिंग होते हैं, ठीक है ना, डीएनए के कोडिंग एरियाज हैं। इंट्रोन आर द नॉन कोडिंग वेयर विच द रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से पहले इनको रिमूव किया जाता है बाई आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा टू फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है ना। एंड एक्सोन आर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं विच कोड फॉर प्रोटीन, जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है ना, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ द इंट्रोन सीक्वेंस ऑफ द इंट्रोन चेंज फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ओवर टाइम। इन अदर वर्ड दे आर लेस कंजर्व, ये लेस कंजर्व होते हैं और ये हाईली कंजर्व होते हैं। डीएनए बेसिस फाउंड इन बिटवीन एक्सोन्स, ठीक है ना, ये दोनों एक्सोन के बीच पाए जाते हैं इंट्रोन, ठीक है ना। एंड डीएनए बेसिस दैट ट्रांसलेट टू प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसलेट करवाता है। मैच्योर एमआरएनए कंटेन एक्सोन एंड मूव टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है ना। और एमआरएनए जो आपका एक्सोन होता है, तो ये आपका एक्सोन होता है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है। एंड इंट्रोन आर रिमूव्ड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से रिमूव करता है बिफोर एमआरएनए मूव टू साइटोप्लाज्म जाने से पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका एक्सोन और इंट्रोन में डिफरेंस है। मैं यहाँ आपको इंट्रोन की डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। लुक एट दिस, एंड ये आपका एक्सोन है, एक्सोन को भी आप लोग देख लीजिए, इसको भी मैं आपको ट्रांसलेट नहीं करूँगी, इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, वेयर एंड वाई वुड द रेट ऑफ सक्सेशन बी फास्टर इन न्यूली क्रिएट पॉन्ड और अ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय बाय अ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट फायर हो गई है, ठीक है, और एक हमारा पॉन्ड है, न्यूली पॉन्ड है, तो दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा सक्सेशन फास्टर होगा, जहाँ आग लग गई है, डिस्ट्रॉय हो गया है फॉरेस्ट वहाँ पे, या एक न्यूली क्रिएट पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब हम एक पॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें सक्सेशन जल्दी होगा। तो क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और सबसे ज़्यादा पॉन्ड में होगा सबसे पहले या फॉरेस्ट में होगा, इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो व्हाट इज अ प्राइमरी सक्सेशन, द सीक्वेंशनल gradual and predictable changes in the species composition in an area are called succession or ecological succession। जो sequential gradual changes होते हैं किसी भी species की composition में और किसी भी एरिया में और किसी टाइम पीरियड, हमने टाइम डिसाइड कर रखा है, ठीक है ना, किसी टाइम पीरियड एरिया में जब किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहे हैं, ग्रेजुअल सीक्वेंसली चेंज हो रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई गिवन टाइम एरिया है, ठीक है ना, तो गिवन टाइम एरिया में किसी भी स्पीसीज की कंपोजिशन में चेंजिंग आ रही है, प्रेडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल सीक्वेंशनल चेंजिंग आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया इज कॉल्ड सीड, ठीक है ना। जो इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी की जो इंटायर सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आते हैं किसी गिवन एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। द स्पीसीज दैट इन्वेड अ वेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज। जो एक वेयर एरिया में, जो एक नंगा एरिया है, वहाँ पे कोई स्पीसीज ग्रो कर रही है, इन्वेड हो रही है, आ रही है, न्यू स्पीसीज ग्रो कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपके 2 टाइप की इकोलॉजिकल सक्सेशन है, एक आपका हाइड्रक और दूसरा है आपका जीरा, ठीक है ना। तो हाइड्रक सक्सेशन क्या है, यहाँ आपका वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर होता है, वेटलैंड एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रक सक्सेशन। तो लिखा है द प्लांट सक्सेशन विच टेक प्लेस इन वेट एरिया और वाटर लीडिंग टू सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन, ठीक है ना, हाइड्रिक से म्यूजिक कंडीशन आती है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रिक सक्सेशन। जीरक सक्सेशन, द प्लांट सक्सेशन विच टेक प्लेस इन ड्राई एरिया, ठीक है ना, ड्राई एरिया में होता है, लीडिंग टू अ सक्सेशनल सीरीज फ्रॉम जेरिक टू म्यूजिक, ठीक है ना, जेरिक से म्यूजिक में जाता है, इसे हम बोलते हैं जेरिक सक्सेशन।
द रेट सक्सेशन विल बी फास्टर इन अ फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो सक्सेशन की रेट है वो आपके फॉरेस्ट में फास्टर होती है, बिकॉज वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो आग लग गई है, फायर हो गया है, तो वहाँ पे जितना भी डिस्ट्रॉय हो गया है फॉरेस्ट, तो वहाँ पे जो सॉइल थी, सेडिमेंट थी, वो प्रेजेंट थे, तो उसी में आपके प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। अगर हम कोई न्यूली पॉन्ड देखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं था, वहाँ पे कोई भी आपका सेडिमेंट नहीं था, वहाँ कोई भी आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो वहाँ पे स्लो ग्रो करते। वही लिखा है द रेट ऑफ सक्सेशन विल बी फास्टर इन अ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय बाय फायरिंग बिकॉज हियर सम सॉइल और सेडिमेंट इट प्रेजेंट लीडिंग टू सेकेंडरी सक्सेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। एंड वाइल इन अ न्यूली क्रिएट पॉइंट, जो न्यूली क्रिएट पॉइंट है वो प्राइमरी सक्सेशन है, क्योंकि वो स्लो है, ठीक है ना, वहाँ पे स्लो होगा, वहाँ पे कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, सेडिमेंट वहाँ नहीं होंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाई यील्डिंग कैटल इज गुड, ठीक है ना, हाई यील्डिंग कैटल गुड होते हैं, सॉल्यूशन फॉर गुड इन्हांसमेंट, ठीक है ना। हाउ डज द मोड मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मोड की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी हेल्प टू इंक्रीज हर्ट साइज, ठीक है ना, ये हम टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे हर्ट साइज में इंक्रीज करती है। तो सिलेक्टेड कैटल इन एडमिनिस्ट्रेट FSH इंड्यूस द सुपर ओव्यूलेशन एंड फॉलिकुलर मैचुरेशन, ठीक है ना, FSH ओव्यूलेशन फॉलिकुलर मैचुरेशन, तो उसको इंड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी कोई भी एक बहुत अच्छी गाय ले लो, ठीक है ना, कोई भी काव वगैरह आपने कुछ भी ले लिया, सब काव का एग्जाम्पल लेते हैं, कैटल ले लिया हमने कोई, ठीक है ना, फीमेल कैटल है, तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा उसका मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक, काफ़ी अच्छा मिल्क देती है वो, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक मेल है, ठीक है ना, जो उसकी भी काफ़ी अच्छी ब्रीड है, तो हमने इन दोनों ब्रीड को क्या किया, उन दोनों के बीच में हमने मीटिंग कराई, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसके एग, ठीक है, और इसके स्पर्म दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, दोनों हमने कितने एग लिए, हमने 8 to 32 सेल्ड एग लिए, ठीक है ना, 8 से 32 सेल्ड एग लिए, ठीक है ना, और हमने यहाँ पर उतने स्पर्म लिए, दोनों को हमने क्या फर्टिलाइज कराया, ठीक है ना। तो दीज कैटल इस दैन आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराते हैं, मिल्क कराते हैं मेल पार्टनर से, एंड जो फर्टिलाइज एग होते हैं 8 to 32 सेल होती हैं, उनको हम किसी सरोगेट मदर में, ठीक है ना, ये कोई आपकी कोई भी गाय है, कोई भी सरोगेट मदर है, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इससे फिर हमें कितने बेबीज़ मिलेंगे, सरोगेट मदर में अलग अलग सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र किया, तो मैं इससे कुछ हाई यील्ड की, ठीक है ना, जो उसका इंक्रीजमेंट ज़्यादा है, इंक्रीज ज़्यादा करती है, हर्ट साइज उसका ज़्यादा है, तो हमें वो वाली कैटल से हम मिल जाएंगे। तो हम इस मोड का टेक्निक का यूज़ करते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इफ़ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया इन द फैमिली द चांस ऑफ मेल मेंबर बिकमिंग हीमोफिलिक आर मोर देन दैट ऑफ फीमेल, ठीक है ना, एक फीमेल से ज़्यादा आपको हीमोफिलिक पेशेंट मेल क्यों मिलता है, ठीक है ना, मेल में ज़्यादा हीमोफिलिक क्यों होते हैं मेल, फीमेल से ज़्यादा मेल क्यों होते हैं, वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, और सिम्टम्स आने हैं। तो डिफेक्टिव जीन इज़ एन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये जो आपका जो हीमोफिलिक जो आपका डिजीज़ है, ठीक है ना, ये कौन से जीन पे होता है, एक्स पर होता है, ठीक है ना, ये कहाँ पे होता है, एक्स पर होता है। डिफेक्टिव जीन इज ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। इन द केस कैरियर फीमेल मदर पास एक्सेस टू द सन ही सफ़र इफ ही द पास एक्सेस डॉटर। कहने का मतलब है कि देखिए, मेल के पास क्या होता है, एक्स और वाई होता है, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि इसके पास भी हीमोफीलिया है और ये भी हीमोफीलिया है, तो इसके पास तो ओनली एक एक्स है ना, और एक्स पे ही तो होता है हीमोफीलिया, मतलब हीमोफिलिक का जीन है वो एक्स पे होता है, ठीक है ना, एक्स पे ही रहता है। तो अब अगर सपोज फादर हीमोफिलिक है, तो क्या इसके पास एच है, ठीक है ना, इसके पास एक ही तो एक्स है, तो इसके पास कहने का मतलब है इसी तो हीमोफीलिया हो गया। अगर मदर के पास भी हीमोफिलिक का जीन है, इसका मतलब एक एक्स के पास तो नहीं है, एक ही एक्स के पास है। ये हीमोफिलिक जीन किस पे आता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और किसी पे नहीं होता, वाई पे नहीं होता। तो यहाँ पे मदर इतनी हीमोफिलिक नहीं होती, फादर होता है, फादर पर ओनली एक एक्स होता है, मदर पर 2 एक्स होते हैं, ये बेनिफिट होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक मैंने डायग्राम ले रखा है यहाँ, देखिए ये आपके एक मैंने चार्ट बनाया हुआ, तो आप चार्ट में देखिए यहाँ पे फादर डज नॉट हैव हीमोफिलिक एक्स, राइट, मदर कोई नहीं है, लेकिन मदर इज़ कैरियर, मदर के पास एक एक्स है, ठीक है। जब हमने इनको फर्टिलाइजेशन कराया दोनों के बीच, तो देखिए एक्स बाई एक बच्चा आपको मिला, एक्स बाई एक बच्चा ऐसा मिला, एक एक्स और एक
दोनों एक कैरियर है, मतलब यहाँ पे एक्स के पास फिर भी एक बच्चे के पास एक आया, एक बच्चे के पास आ गया, तो यहाँ पे आदि क्या है, आदि एक कैरियर है लेकिन आदि पर नहीं है, ठीक है, तो ये हीमोफिलिक नहीं होगी। लेकिन बेटा के पास ओनली एक एक्स था, इसलिए ये हीमोफिलिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बी का हमारे पास आंसर क्या है, बी आपसे क्या बोल रहा है, राइट द सिम्टम ऑफ डिजीज। तो सिम्टम्स क्या है, इन हीमोफिलिक पर्सन द ब्लड डज नॉट क्लॉट, यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 होता है आपका वो एब्सेंस होता है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। किसी को चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चोट लगी है तो नॉर्मल क्लॉट ऐसे होता है, बट यहाँ पे क्लॉट नहीं हो रहा है, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाई डू ट्राइब हु लिव इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट इन रेस्पिरेशन। जो लोग हाई एल्टीट्यूड जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो उन्हें श्वास लेने में डिस्कम्फर्ट फील क्यों होता है। जो हिमालय पे ऊंचाई पे जाते हैं डिस्कम्फर्ट क्यों होता है, एंड हाउ डू दे गेट अडेप्टेड, और ये कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसे एक्लिमेटाइज करते हैं, और वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। तो उसका आंसर क्या है, हम उसको देखते हैं। द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय हैव लो एटमोसफियर प्रेशर, वहाँ पे एटमोसफियर प्रेशर बहुत कम होता है, एंड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, उस बॉडी को वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, रिजल्टिंग इन एल्टीट्यूड सिकनेस, और वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, एंड लीड टू नोजिया आता है, चक्कर आते हैं, फैटी थकान हो जाती है, हार्ट पल्पेशन हो जाता है, एंड देयर वाई डिस्कम्फर्ट इन रेस्पिरेशन, और वहाँ सांस लेने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। द बॉडी गेट्स एक्टिमाइज, बॉडी अपने को एक्टिमाइज करती है, सच सिचुएशन में ग्रेजुअली ही द बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर रेड ब्लड सेल, और मोर रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने लगती है, विच डिक्रीज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन तो उतना ही है ना, ऑक्सीजन उतना ही है, ठीक है ना, बट मोर ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, देयर बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, ठीक है, और इंक्रीज ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ RBC हेल्प इन इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, और जब RBC बढ़ जाएगी तो गैस को लेने में ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज जाएगा उसका। दिस इज नेसेसरी एज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन हाई एल्टीट्यूड, सो ट्राइब लिविंग इन दिस एरिया गेट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, उनमें एडेप्टेशन होता है ये, यूजिंग विच द लार्ज, मतलब बॉडी कंपनसेट करती है लो ऑक्सीजन एबिलिटी बाई इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन, वहाँ पर RBC सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, इसको नोजिया आ रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, फटीक हो रहा है, ठीक है, पुअर एपेटाइट, ठीक है ना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। आपका 6000 मीटर पे ये हाइट पे पहुँच गई थी, कितना आपका हिमालय, ठीक है ना, कितना हाइट पे पहुँच गई है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुझे, लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का, एक्सप्लेन द इवेंट इन अ नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द फॉलोइंग डेज, ठीक है ना, मतलब एक नॉर्मल वुमेन है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट घटते हैं, मैं आपको कुछ इवेंट्स बताऊंगी वहाँ पे। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल फ्रॉम 8 to 12 डेज, ठीक है ना, पिट्यूटरी हार्मोन का अधिक लेवल क्यों हो जाता है, कैसे होता है, 8 से 12वें दिन पे। यूट्राइन इवेंट फ्रॉम 10 to 15 डेज, यूट्राइन इवेंट में क्या होता है 13 से 15 दिन में, एंड ओवेरियन इवेंट क्या होता है 16 to 23 डेज में। तो हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल 8 to 12 डेज पे क्या होता है। इट इज़ अ फॉलिकुलर फेज, ये क्या होती है 8 to 12 डेज फॉलिकुलर फेज होती है, मतलब FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे अधिक बनने लगता है, सीक्रेट होने लगता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी सीक्रेट होता है विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोलिफरेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल है जो यूट्रस की जो वॉल है वो थिक होने लगी क्योंकि उसको FSH का स्टिमुलेशन मिल रहा है, वहाँ एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो अधिक थिक हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊँ डायग्राम में, देखिए ये आपका देखिए FSH का लेवल 8 to 12 डेज बढ़ गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो यहाँ पे जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो बॉल है तो बॉल क्या हो यहाँ पे थिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थिक होती जा रही है, क्या हो रही है यहाँ पे बॉल आपकी थिक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला है द यूट्राइन इवेंट बिटवीन 13 to 15 डेज, 50 डेज पे क्या होगा आर गवर्न बाई द हाई LH एंड FSH लेवल। यहाँ पे LH और FSH का लेवल अधिक होती है, LH का लेवल भी अधिक हो गया देखिए, और FSH का लेवल भी देखिए, ये FSH का लेवल भी यहाँ पे हो जाएगा अधिक हो जाएगा 13 to 15 डेज पे। एंड फिर क्या होगा आपका द एंडोमेट्रियम इज इंटेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन एंड ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्पेंडिंग प्रेगनेंसी, और ये इम्पेंडिंग प्रेगनेंसी को प्रिपेयर भी करने लगेगी,
ठीक है ना, 30 to 50 डेज पे। एंड फिर नेक्स्ट बचा ओवरियन इवेंट फ्रॉम 16 to 23 डेज। अब 16 to 23 डेज पे क्या होगा, तो सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया एंड आपका जो LH का लेवल है वो भी कम हो जाएगा एंड FSH का लेवल भी कम हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ उसको प्रेगनेंसी को मेनटेन करना होता है, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम को मेनटेन करना होता है। देखिए सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन करते हैं विच इज़ नेसेसरी टू इम्प्लांटेड फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि वहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो गया, जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उस ओवम को इम्प्लांटेड करना है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल को वहाँ बढ़ जाता है, ठीक है, 16 to 23 डेज पे। एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, और वहाँ प्रेगनेंसी भी होने लगती है, ठीक है। तो यही सारे इवेंट्स हैं आपके पिट्यूटरी, मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इवेंट ये घटते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वूमेन में। तो अब ये हो गया आपका, ये आपके सेक्शन सी तक सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपका आता है सेक्शन डी, ठीक है ना, ये क्या है, सेक्शन डी है। तो आपके जितने भी सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, ठीक है। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 11 to 22, तो हमने 11 से 22 तो सारे क्वेश्चन देखे हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क का, आपका 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। अब हमारे पास क्या सेक्शन डी रहता है और सेक्शन ई रहता है। सेक्शन डी और सेक्शन ई को हम जल्दी फिनिश कर देंगे, आपको पार्ट 3 हो जाएगा। तो आपका पार्ट फर्स्ट में हमें क्या देगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी देगा, पार्ट सेकंड में सेक्शन सी देगा, और पार्ट आपके थर्ड में सेक्शन डी और सेक्शन ई को देखेंगे, ओके। तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहिए एंड क्वेश्चन को देखिए कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है। और हाँ, टाइम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, टाइम, ठीक है ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 3 hours and 15 minutes मिलते हैं, तो आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है ना, ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना। 3 मार्क्स का आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, 1 मार्क का 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना है, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूँगी 3 मार्क्स में आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है ना, कितने पेज आपको फिल करने हैं, वो मैं आपको सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ओके। जब तक आप लोग इसको देखते रहिए और देखिए कैसे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं एंड उनको भी पढ़िए, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।